तो शायद मुझे इसलिए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। और 34% आबादी अनुसूचित जाति समाज का, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही डिसाइडिंग वोट जो है ये पंजाब में माना जाता है कि पंजाब के लोगों में एक नई उम्मीद जागी है, उनमें एक नया विश्वास उनमें पैदा हुआ है। देखिए, मेरा एक कहना यह है कि बहन जी का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए वो इतिहास के पन्नों में है। राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए हैं उसमें यह पता चला है कि दलितों को दरकिनार करके सत्ता में बरकरार नहीं रहा जा सकता। बंगाल का उदाहरण देख लीजिए आप, डीएमके ने भी जो एक अवहेलना की उसकी सजा मिली, सत्ता परिवर्तन हो गया। अब मान्यवर कांशीराम साहब का जो एक मूल राज्य है पंजाब, जहां दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां राजनीति क्या करवट लेगी और वहां क्या नई कवायद हो रही है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं, जाने माने नेता हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, सोशल मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते हैं और इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रख चुके हैं। और जो नया परिचय है वो ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान साहब की पार्टी है, जो सबसे मजबूत कद्दावर नेताओं में से रहे हैं, उसके राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, पंजाब के प्रभारी के रूप में काम देखेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले तो शुभकामनाएं कि आप एक बड़ी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब का प्रभार मिला है आपको। कब का है ये कार्यक्रम, कब हुआ था ये ज्वाइनिंग आपकी? ये पिछले महीने अभी जी मार्च में ये हमारा अपॉइंटमेंट हुआ जी। और माननीय चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको राष्ट्रीय महासचिव बना करके पंजाब और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है। और पंजाब को लेके बहुत ज्यादा एक तरह से लोगों का इंटरेस्ट जगा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ घटनाक्रम है, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं तेजी से। क्या कहना है आपका? देखिए, अनुसूचित जाति समाज की जो हम बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है, वहां भी आबादी करीब 22% के आसपास जो मानी गई है। उसके अलावा सबसे बड़ी आबादी पंजाब में करीब 34% के आसपास अनुसूचित जाति समाज की है। ट्राइबल की संख्या वहां ना के बराबर है, क्योंकि अनुसूचित जाति हेडेड जो राज्य है। हाँ। और 34% आबादी अनुसूचित जाति समाज का, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही डिसाइडिंग वोट जो है ये पंजाब में माना जाता है। इन लोगों ने, अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने कभी कांग्रेस को सत्ता का सुख दिया, कभी अकाली दल को दिया, कभी इसके बाद में अब पिछले दिनों तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को भी दिया, जो कह सकते हैं कि आज तो पूरी की पूरी पार्टी ही करप्शन के आरोपों में। तो दलितों के वोट से ही सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, मान लेते हैं। रूप से आम आदमी पार्टी को आप ये देखें कि जो दिल्ली की सरकार बनी उसमें झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह था, उसमें हमारे लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी पार्टी है, इन्होंने हमारे झाड़ू से जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग साफ सफाई करते हैं, तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया केजरीवाल साहब ने, और झाड़ू चुनाव चिन्ह को लेकर के उन्होंने हमारे समाज की सिंपैथी को बटोर करके ये कहें कि दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें, और इसी तरीके से पंजाब में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। और जब उनको मौका लगा 10 राज्यसभा सांसद भेजने का, तो उन्हें कोई शुल्कास दिखाई नहीं दिया केजरीवाल साहब को। ना उन्हें कोई रिक्शे वाला दिखाई दिया, ना उनको तांगे वाला दिखाई दिया, ना उनको ऑटो वाला दिखाई दिया, ना को उन्हें ओबीसी दिखाई दिया। उनको 10 आदमी जो दिखाई दिए वो जनरल कैटेगरी के थे, जो पैसे वाले लोग थे, क्रिकेटर थे, कोई मतलब कह सकते उद्योगपति थे। तो ऐसे सब लोगों को उन्होंने राज्यसभा जब बांटी, तो उस समय उनका असली चेहरा भारत के सामने आया कि वोट तो अनुसूचित जाति समाज की, और जब देने का नंबर आएगा तो वो केजरीवाल साहब वो सब दूसरे लोगों को बांटेंगे। तो इससे पंजाब का जो अनुसूचित जाति समाज है पूरी तरीके से आहत है, और उनको लगता है कि उनके साथ में ठगी हुई है। और जब चिराग पासवान जी के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने पंजाब में सभी 117 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतारने का निर्णय लिया है, तो मैं कह सकता हूं पंजाब प्रभारी होने के नाते कि पंजाब के लोगों में एक नई उम्मीद जागी है, उनमें एक नया विश्वास उनमें पैदा हुआ है। और हमें ऐसा हमने पंजाब के दौरे के दौरान ये महसूस किया है कि पंजाब के लोग चाहते हैं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समाज के लोग चाहते हैं। मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या एनडीए का पार्ट रहेगी एलजेपी वहां पे, या फिर अलग से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस समय की जो स्थिति है, पार्टी का अपना निर्णय उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। 117 सीट जो पंजाब की विधानसभा, उन पे भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय है। और अंत में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं कहूंगा महासचिव होने के नाते
कि हमारी पार्टी केंद्र में भी एनडीए का पार्ट है और हमारे अध्यक्ष जो है भारत सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं। हाँ। और ऐसे ही हमारे जो बिहार है उसमें हम एनडीए का पार्ट हैं, यानी कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। और वहां पे भी हमारे 2 कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार में और एक SC/ST आयोग के चेयरमैन भी हमारी पार्टी से हैं। हमारे 5 लोकसभा के सांसद हैं, उनमें हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद केंद्रीय मिनिस्टर हैं। तो मैं इस समय पर यह कहूंगा कि अभी पार्टी का निर्णय है कि हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में पार्टी का हाईकमान जो निर्णय लेगा वो समय समय पर पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो पंजाब के लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों पहले दलित राजनीति पर चर्चा भी कर रहा था कि देश में जो दलित राजनीति है, चाहे वो विपक्ष के अंदर है या फिर वो सत्ता पक्ष के साथ है, चाहे अठावले साहब हो, चिराग पासवान जी हो, उसमें बड़े पैमाने पर जो है जो मजबूती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कई राज्यों में मजबूत नेता मौजूद हैं और अठावले साहब भी जो हैं वो दलितों के मुद्दे को सत्ता में रहते हुए बेखौफ तरीके से उठाते हैं। चिराग पासवान जी भी उठा रहे हैं। इससे पहले हम बीएसपी या फिर कांग्रेस पार्टी या पंजाब की लोकल राजनीति की चर्चा करें, पासवान साहब का भी अपना एक इतिहास रहा है दलितों को लेकर, कद्दावर नेता रहे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने अपने मुद्दों को उठाना नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से पूरे देश ने लोकसभा में, पूरे देश के लोगों ने लोकसभा में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपने समाज की आवाज उठाते हुए समाज के प्रति जो उनका दर्द है उस दर्द को हमेशा महसूस किया है। और सरकार में विभिन्न पदों पर रहते, विभिन्न मंत्रालयों में जहां जहां भी मिनिस्टर वो रहे, उन्होंने हमारे अपने समाज के हितों के साथ, हकों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। और अगर उनके व्यापक निर्णय देखे जाएं, जैसे ओबीसी का मंडल कमीशन लागू करने का श्रेय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जाता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हमारे मसीहा हैं, भारत के संविधान निर्माता हैं, उनको भारत रत्न दिलाने का संपूर्ण श्रेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जाता है। इसके साथ साथ जो SC/ST का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने 97 में खत्म किया, संविधान में 3 संशोधन करा करके उसको वापस कराने का श्रेय उनको जाता है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का श्रेय रामविलास पासवान जी को जाता है। गरीब आदमी के हाथ में आज जो मोबाइल है उसको 17 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए कॉल को यहां तक लाने का श्रेय रामविलास पासवान जी को जाता है। कुली समाज के लिए जो उन्होंने पास इशू करके उनके राष्ट्र की मूलधारा में लाने का श्रेय भी रामविलास पासवान जी को जाता है। और अब उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी ने उसी रास्ते पर चलते हुए लेटरल एंट्री के माध्यम से जब डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और ज्वाइंट सेक्रेटरी की नियुक्ति बिना रिजर्वेशन के हो रही थी भारत सरकार में, तो उसको रोक करके चिराग पासवान जी ने देश के SC/ST OBC के समाज के हितों को संरक्षित करने की पहल की है। दलितों की बात कर रहे हैं तो हम बीएसपी की बात जरूर करेंगे। मान्यवर साहब ने जो तैयार किया था पूरा का पूरा पंजाब, उसके बाद अकाली के साथ गठबंधन हुआ। आपको मालूम है क्लीन स्वीप किया था गठबंधन ने। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 8 और 3 सारी सीटों पर बीएसपी 3 और उधर 8 अकाली, क्लीन स्वीप हुआ था। अब क्योंकि वो पुराना दौर था, अब आप क्या देख रहे हैं वहां पे, क्योंकि मान्यवर साहब के अनुयायी, उनको मानने वाले मौजूद हैं वहां पर, और बीएसपी की भी दखल है। वो क्लेम करते हैं कि हम जो है वहां पर अपनी दखल रखें राजनीति में। उनके एक विधायक भी हैं नवा शहर से, और आने वाले समय में आपके सामने होंगे वो चुनाव मैदान में। देखिए, मैं ये कहूंगा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का, समाज के बीच में जाने का, चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। जहां तक मान्यवर काशीराम जी की बात है, काशीराम जी जो एक युग पुरुष के रूप में उन्हें पूरा विश्व मानता है। हमारी पार्टी भी काशीराम साहब का बहुत सम्मान करती है और काशीराम जी का जो योगदान गरीब तबके के, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। तो यहाँ पर जहां तक मान्यवर काशीराम जी का विषय है, और काशीराम जी मैं कहूंगा कि वो किसी एक जाति विशेष की या किसी पार्टी विशेष की धरोहर तो नहीं। अब तो मैं कहूंगा सभी पार्टियां मान्यवर काशीराम जी का पोस्टर भी लगा रही हैं, उनका फोटो भी लगा रही हैं, उस पर पुष्पांजलि भी कर रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में, अब आप कहेंगे कभी कांग्रेस सत्ता में थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी केंद्र में सत्ता में थी, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं क्या स्थिति है। तो ये जो राजनीतिक सिनेरियो ये बदलते रहते हैं। आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बताना चाहूंगा पंजाब के लोगों को कि चिराग पासवान जी का, रामविलास पासवान जी का पंजाब के साथ आज का रिश्ता नहीं, एक बहुत पुराना रिश्ता है। रीना पासवान जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी हैं और चिराग पासवान जी की माताजी हैं, वो अमृतसर पंजाब से आती हैं, सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इस नाते चिराग पासवान जी की पंजाब ननिहाल होती है। और बिहार के बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये मानना है कि पंजाब उनकी बहुत प्राथमिकता में सबसे ऊपर आ रहा है। और उनका मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी विधानसभा में, 117 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और
पंजाब की जनता का आशीर्वाद पार्टी को मिलेगा और पंजाब में एक सशक्त और एक कहेंगे कि अच्छे प्रशासन देने वाली सरकार निश्चित रूप से देने में हमारी पार्टी कामयाब होगी। कुछ कार्यक्रम भी आपने आयोजित किए पिछले दिनों और आगे पिछले दिनों अभी हमने चंडीगढ़ के अंदर पहली बार 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर हमने चंडीगढ़ में एक कार रैली निकाली थी। हाँ। और वहां पर हमने कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। उसके बाद में अभी 9 तारीख को हम लोग जो है, अभी हमने 7 तारीख को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का पक्ष पूरे पंजाब के समूह रखा। 8 तारीख को हम लोगों ने जालंधर में जाकर प्रेस क्लब में अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को के माध्यम से पार्टी के सभी बिंदुओं को पंजाब के आम और खास तक पहुंचाने का सफलतम प्रयास किया। 9 तारीख को हमने जो देवीतला शक्तिपीठ मंदिर है जो सब पंजाब में उसकी बड़ी मान्यता है, हम सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे वहां पर पहुंचे और वहां पर आशीर्वाद लिया। और वहां से एक हम प्रोसेशन के रूप में गाड़ियों का काफिला करीब 100 से 150 लोगों का काफिला लेकर के हम लोग वहां से सीधे भगवान वाल्मीकि मंदिर गए। वहां पर जाकर के हमने आशीर्वाद लिया, पुष्पांजलि की और वहां से सीधे हम अंबेडकर चौक जाकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और वहां से फिर हम बूटा मंडी स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे कि संत गुरु रविदास जी का पीठ है, वहां जाकर के हमने आशीर्वाद लिया। वहां हमारा संबोधन भी हुआ, उन लोगों ने हमें सम्मानित भी किया। और वहां से रेड क्रॉस भवन हम पहुंचे और रेड क्रॉस भवन में पहुंच करके कार्यकर्ताओं को हमने संबोधित किया और उनको आने वाले 14 जून 2026 को माननीय चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार भारत सरकार के मिनिस्टर के रूप में पंजाब पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम 14 जून 2026 को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शांति मेमोरियल ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पंजाब के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, पंजाब प्रभारी होने के नाते, कि आप सब लोग 14 जून को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आएं और अपने नेता को सुने और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, पार्टी में जिम्मेदारी लें। क्योंकि पार्टी को अभी जिला स्तर पर भी संगठन को खड़ा करना है, पार्टी को प्रदेश स्तर पर भी बहुत सारे पदाधिकारियों को अभी नियुक्ति देनी है और आप प्रभारी होने के नाते, पंजाब प्रभारी होने के नाते ये सभी कार्य मेरी जिम्मेदारी में पार्टी द्वारा दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में हम संगठन को पंजाब के लोगों की मदद लेकर के मजबूत करेंगे और सभी 117 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट खड़ा करके पंजाब की जनता का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी का भी दावा है कि अब उनका नंबर आया हुआ है इस बार। अब आम आदमी पार्टी के जब विधायकों की संख्या घटेगी तो कांग्रेस जो है वो दावेदारी पेश कर रही है कि सरकार इस बार हम बनाएंगे। उन्होंने दलित मुख्यमंत्री भी दिया चन्नी साहब के रूप में और वो सक्रिय हैं लगातार। ठीक है, कांग्रेस की कार्यशैली तो कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे। मैं तो एक हास्यास्पद स्थिति देखी कि अभी कांग्रेस के एक नेता बहन मायावती जी से बिना अपॉइंटमेंट, ये अभी मैंने देखा अखबार में पढ़ा कि कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था, कोई नियुक्ति भी नहीं थी। और कांग्रेस के कुछ नेता लखनऊ में बहन जी के आवास पर पहुंचे और क्योंकि मिलने का समय नहीं था तो इसलिए मुलाकात संभव ही नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर डाला, अखबारों में छपवाया। तो मैं कहूँगा कि ये तो एक बहुत ही सस्ती लोकप्रियता का मुझे प्रयास लगा। तो मेरा ये मानना है कांग्रेस के जो नेता हैं वो, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी करीब करीब हाशिए पर है, अपनी बात है। और कांग्रेस में जो विजन की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं में विजन मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर अभी आपने देखा कि कई प्रदेशों में, हरियाणा में भी उन्होंने ताल ठोकी कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी पिछले दिनों बंगाल का भी चुनाव परिणाम आपके सामने आया, उसमें भी कांग्रेस की भूमिका मैं कहूँगा कि नील बटा नील थी। तो पंजाब में भी आज के डेट के अंदर, पंजाब में भी मैं कहूँगा चाहे अकाली दल है, चाहे आपका कांग्रेस है, चाहे इवन मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी से को भी लोग पूरी तरह नकार चुके हैं। और आने वाले दिनों में मेरा ऐसा मानना है कि जो पंजाब की जनता है वो बदलाव चाहती है। दलितों को लेकर वो काफी ताकत लगा रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी को जो दलित कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, उनको पद दिया है, उनके पास अधिकार है, वहाँ काम कर रहे हैं और वो तनुज पुनिया जी के साथ बहन जी के निवास पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हरियाणा से भी एक बुद्धिस्ट समाज के नेता को, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट नेता को राज्यसभा भेजा गया है। तो कांग्रेस भी जो है वो डटकर मुकाबला कर रही है, किसी तरह से एनडीए के सामने चुनौती पेश की जाए। देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस अपने तरीके से काम करती है। मुझे इतिहास में मैं लेके जाना चाहता हूं, एससी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर पीएल पुनिया जो तनुज पुनिया जी के पापा थे और बाराबंकी सांसद थे, कांग्रेस ने 2 बार उनको एससी आयोग का चेयरमैन बनाया, एक बार ने 2 बार बनाया। और उनका काम ये था कि किसी तरीके से एससी वोट को पार्टी के पक्ष में लाया जाए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं हो पाया। एससी आयोग का जो चेयरमैन होता है उसका एक संवैधानिक पद होता है और बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद भी ऐसा, जहां तक अभी आपने कहा,
अब मैं ये कह सकता हूं कि मुझको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। मैं डॉक्टर केपी चौधरी समाज के बीच में बड़े लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। समाज में विभिन्न जिम्मेदारियां मुझको समाज ने दी हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरा एक्सपोजर है वो पूरे वर्ल्ड के सामने है, पूरे भारत के सामने है। और आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने शायद मेरी सामाजिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रांत जहां 34% आबादी अकेली है अनुसूचित जाति समाज की है, और मेरा तो स्पेशलाइजेशन ही अनुसूचित जाति जनजाति समाज पर है, तो शायद मुझे इसलिए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि अनुसूचित जाति समाज जो पंजाब का है वो रामविलास पासवान जी को बहुत प्यार करता है, बहुत सम्मान करता है। और उन्होंने जो काम रामविलास पासवान जी ने किए हैं, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता उनको आज भी याद रखती है। और अब जो पार्टी पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी है चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, तो मेरा ऐसा मानना है प्रभारी पंजाब होने के नाते कि पंजाब की जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिलेगा और हमारी पार्टी पंजाब में निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल है मेरा, आप चुनाव मैदान में भी उतरेंगे, जाहिर सी बात है जब चुनाव प्रचार होगा, आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पंजाब के प्रभार देख रहे हैं आप बहन मायावती को लेके बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं। अब आपके सामने चुनाव मैदान में बहन जी भी होंगी वहां पे। बसपा जो है वो पंजाब से पुराना संबंध रहा, मान्यवर साहब खुद होशियारपुर से आते थे, तो कैसे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे आप? देखिए, मेरा कहना यह है कि बहन जी का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए वो इतिहास के पन्नों में है, और उसके लिए उनका सम्मान कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा विश्व उसको आज हृदय से स्वीकार करता है। मान्यवर काशीराम जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरा समाज भी और पूरा देश और पूरा विश्व मानता है। संत गुरु रविदास जी का जो कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया उसको मानती है। मैं ये कहूंगा अपने अपने समय के जो भी महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने इन तबकों के लिए काम किया है उनको हमेशा सम्मान के साथ में, सम्मान के दृष्टिकोण से देखा गया और हमेशा देखा जाता रहेगा। इसलिए कंपटीशन की बात या टकराव की बात मुझे नजर नहीं आती। राजनीतिक तौर पर अगर कुछ मुद्दे अगर पार्टी अपने अपने एजेंडे पर काम करती है, हमारा एजेंडा पंजाब में है, हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे जो आज तक नहीं हो पाया। पंजाब के बेरोजगार लोगों को हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि रोजगार की समस्या पंजाब में है। महिला आरक्षण पर हमारी कोशिश होगी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्टी में पूरा तौर पर दे करके महिलाओं के साथ न्याय हो। साथ साथ एक स्वच्छ प्रशासन, जिसके लिए पंजाब के लोग तरस रहे हैं, कि स्वच्छ प्रशासन की सरकार देना हमारी प्राथमिकता होगी। तो मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां एक नहीं होगी। वहां ये नहीं कह सकते बीएसपी भी होगी, लोक जनशक्ति पार्टी भी होगी, कांग्रेस भी होगी। हर पार्टी को अधिकार है अपनी बात कहने का। अपने मांग पत्र, अपने घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र के साथ सारी पार्टियां पंजाब के लोगों के बीच जाएंगी। अब ये पंजाब की जनता को तय करना है कि वो किसको आशीर्वाद देती है। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे केपी चौधरी साहब को, जो लंबे समय से सामाजिक और अम्बेडकरवादी आंदोलन से तो जुड़े ही हुए हैं, साथ ही राजनीतिक जो पारी है वो उनकी इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी में जो है, और चिराग पासवान जी की जो एंट्री है वो होने जा रही है पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही। और जिस तरह से जो दावे किए गए हैं, दलित वोटों को लेकर भी खींचतान होगी और दलित समाज को भी कमर कस लेनी चाहिए कि वो एकमुश्त होकर सरकार बनाने और गिराने की जो दमखम मान्यवर साहब ने पैदा किया था वो उसको बरकरार रखें। नहीं तो बिखराव होने की स्थिति में आप न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और आपके वोटों से ना सरकार बनेगी ना गिरेगी, और अंततः आपको नुमाइंदगी भी सरकारों में नहीं मिल पाएगी। जैसा आम आदमी पार्टी में भी हुआ, आपने देखा कि आपके वोट से सरकार तो बनी लेकिन आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया, और उसको जिसे कहते हैं कि रेसिप्रोकेट करके आपको उतनी नुमाइंदगी नहीं दी गई। अगर आरक्षण ना होता तो आपके विधायक भी ना बन के आते और मंत्री भी ना बनते। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। जय भीम, सत श्री अकाल। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।